सवेरे सवेरे संध्या को अपने घर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों री, शादी का कार्ड देने आई है क्या? नहीं दीदी, उसने मेरे पैर छूकर कहा। आज शाम युववाणी में गा रही हूँ, रेडियो पर पहला प्रोग्राम है ना, इसीलिए किसी का आशीर्वाद लेने का मन हो आया। जिया के पास जाने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, आपके पास दौड़ी चली आई। फिर दोपहर में तो आप काम पर चली जाएंगी। मैं किसी को आशीर्वाद देने लायक कब से हो गई, पर अनायास मिला यह बड़प्पन बड़ा अच्छा लगा। मैंने समय अच्छे से नोट कर लिया। बैंक में पहुंचते ही माथुर से कह दिया कि शाम को लौटते समय तुम्हारे यहाँ रुकूंगी, मुझे एक ज़रूरी प्रसारण सुनना है। घर पहुंचते बहुत देर ही हो जाएगी। हम लोग एकदम समय पर ही पहुंच पाए थे। जैसे ही माथुर ने रेडियो ऑन किया, बचकानी आवाज़ में उद्घोषणा सुनाई दी। उभरते कलाकारों की इस महफिल में आप सबसे पहले सुनेंगे कुमारी संध्या को। ये सुना रही हैं राग बिद्राबनी सारंग। दूसरे ही क्षण तानपुरे की झनकार के बीच उसकी आवाज़ सुनाई दी, पर ऐसी जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर षड्ज को टटोल रही हो। इतना गुस्सा आया, क्या कर रही है ये लड़की? भला इतना नर्वस होने की क्या ज़रूरत है? 50 बार तो स्टेज पर इनाम जीत चुकी है। पर नहीं, वह जैसे हिंडोले पर झूलते हुए गा रही थी। चीज़ भी चुनी, न बोलो शाम। चीज़ का मुखड़ा ही 3-3 आवर्तनों से शुरू होता है और इससे तो ढंग से सा भी नहीं लग रहा है। वह तो नर्वस हो ही रही थी, मेरे हाथ पांव फूल गए। ठीक से गा लड़की, पहला ही कार्यक्रम चौपट हो गया तो दोबारा कोई बुलाएगा भी? बाहर भद्दूड़ेगी सो अलग। मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरकर उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। कार्यक्रम समाप्त होने तक मैं इतना थक गई जैसे कहीं घंटा 2 घंटा गाकर उठी हूँ। अच्छा गाया ना? माथुर की पत्नी ने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। दरअसल चाय तो बड़ी देर की बन गई थी, माथुर बोला, पर आप इतना तन्मय हो गई थी कि डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। उन दोनों को धन्यवाद देकर मैं सीधे संध्या के घर पहुंची। उसे कसकर डांट लगाने की इच्छा हो रही थी, वह दरवाजे पर ही मिल गई। अभी अभी लौटी थी। मुझे देखते ही उत्सुक होकर पूछा, कैसा रहा दीदी? उसका यह आकुल स्वर सुनकर सारा रोष पिघल गया। प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने कहा, इतना नर्वस क्यों हो रही थी? क्या पहली बार गा रही थी? रेडियो पर तो पहली बार ही था ना दीदी, इतना डर लग रहा था। शुरू के 2-3 मिनट तो आवाज़ कांप ही रही थी, फिर एकदम हिम्मत आ गई। लगा जैसे कोई हाथ पकड़कर मुझे अंतरे तक ले जा रहा है। बाद में तो अच्छा रहा था ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस महफिल की याद आ गई जब मेरी बीमारी के बाद पहली बार मैंने गाया था। उस दिन भी तानपुरा उठाते हुए मैं और मेरी आवाज़ इसी तरह कांप रही थी। उस समय पंडित जी को कितना कोसा था मैंने, पर बाद में सब ठीक हो गया था। उस दिन क्या पंडित जी ने आकर मेरा साहस बढ़ाया था, सहारा देकर मुझे गंतव्य तक पहुंचाया था? क्या मेरी खातिर वे भी यंत्रणा के प्रार्थना के दौर से गुजरे थे? मेरे आंसुओं का संध्या ने कुछ और ही अर्थ निकाला। बोली, महीनों से रियाज नहीं है ना दीदी, घर पर कर लेती हूँ बस उतना ही, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। संध्या की बातों से विचारों को एक नई दिशा मिली। दूसरे ही दिन मैं श्री खंडे सर से मिली। सर, क्या शाम को 2 घंटे का समय दे सकेंगे? रोज न सही, हफ्ते में 1-2 बार। किस लिए? हम लोगों को गाइड करने वाला अब कोई नहीं है सर, आपसे थोड़ा दिशा निर्देश मिल जाता। वे एकदम कानों पर हाथ रखते हुए बोले, क्या बात कर रही हो कल्याणी? उस आसन पर बैठने की पात्रता मुझ में नहीं है। गुरु की हैसियत से न सही, बड़े भाई की हैसियत से ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। साल भर ठहर जाओ, अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही है। तब हम गुरुजी के नाम पर एक स्कूल खोल लेंगे। उनके इतने सारे शिष्य बिखरे पड़े हैं, फंड्स मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो लोग अब तक सीखते रहे हैं उनका क्या होगा? साल भर में तो वो रियाज करना भी भूल जाएंगे।
उन लोगों के लिए तो तुम हो ही। अपनी योग्यता को इतना कम क्यों आंकती हो? साल भर तक इस काम को खींच ले जाने की मादा तो तुम रखती हो। मैंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उनका आभार मानकर उठने लगी तो बोले, एक मिनट रुको कल्याणी, एक जरूरी बात कहनी है। मैं वापस बैठ गई। ये जो श्रीरंग है ना, बड़ा टैलेंटेड लड़का है। जी हाँ, वह तो है। लेकिन उसका टैलेंट सिर्फ पूजा पाठ में खर्च हो, यह अच्छा नहीं लगता। पूजा पाठ में मतलब आजकल रघुनाथ जी की पूजा आरती वही कर रहा है। सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। उस दिन जिया से मिलने चला गया था, तब देखा था। एकदम गुरुजी की तरह रेशमी धोती पहनकर आरती करता है। मैंने टोका तो बोला, ब्राह्मण का लड़का हूँ, पूजा पाठ तो मेरा धर्म है। लेकिन सर, हर काम की एक उम्र होती है। ठीक, यही तो मैंने भी कहा था। बल्कि मैं तो उसे खैरागढ़ अपने एक मित्र के पास भेजना चाहता हूँ। इस हीरे को वही चमका सकता है। पर उसने साफ मना कर दिया। बोला, एक तो मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता, दूसरे मैं जिया को अकेले नहीं छोड़ सकता। कुछ देर तक मैं सुन्न होकर बैठी रही। फिर उठते हुए मैंने कहा, सर आप अपने खैरागढ़ वाले मित्र से अवश्य बात कीजिए। श्री अवश्य जाएगा, उसका खर्च मैं दूंगी। तुम? सर आश्चर्य से मेरा मुंह ताक रहे थे। जिया ने सुना तो बच्चों की तरह मचल गई। हम कहे देत हैं, सीरी कतहु न जाए। उ- उके आसरे तो हम इत्ते बने हैं, नहीं तो अपने घर न चले जाते। जिया का अपना घर यदि कहीं था तो इन्हीं दो कमरों में। यह मैं अच्छी तरह जानती थी। फिर भी मैंने उसे समझाते हुए कहा, जिया तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मना कर दोगी तो श्री नहीं जाएगा। पर क्या तुम चाहती हो कि इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाए और श्री जिंदगी भर मंदिर में घंटी बजाता रहे? तो भेज दो। हमें काहे पूछन लगी? पराये लड़का पे हमाओ को जोर है। आनो जाए हो तो का अकेली छोड़ के चले जा तो। वे तमक कर बोली, मुझे भी ताव आ गया। अपना जाया होता तो तुम रोकती भी नहीं, उल्टे खुश होती कि उसकी तरक्की का रास्ता खुल गया है। वे एकदम आंखों में पल्ला लगाकर सुबकने लगी। हमारी खुशी तो लल्ली उन्हीं के साथ चली गई। न वह हमें इकली कर जाते, न हम तुम औरन के निहारे करते। किसने कहा कि तुम अकेली हो? उसका भी इंतजाम कर दिया है। शाम को नए किराएदार आ रहे हैं। बगल वाली कोठरी खाली करके रख देना। किराए की शर्त भी तय कर लेना। अरे, हम न लहे किराया विराया, उल्टे उनको रोटी पानी बना दे। बस आदमी परख कर रखियो, लुच्चे लफंगे को हम झंपन भी न दें। तुम अपनी आंखों से देख परख कर रख लेना। बस। बैंक से लौटकर मैंने अपना सामान अटैची में ठूसा और भैया भाभी के चरण छूकर कहा, आशीर्वाद दीजिए, अपने घर जा रही हूँ। वे दोनों अचकचा गए। ये एकदम क्या सूझा तुम्हें? कभी ना कभी तो जाना ही था। बुलावा आया है क्या? उसके इंतजार में तो बूढ़ी हो जाऊंगी। कम से कम माँ को तो आ जाने दिया होता। इसीलिए तो अभी जा रही हूँ। माँ होती तो शायद मोह इतनी आसानी से छूटता नहीं। भैया एकदम कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब जा रही हो तो रोकूंगा नहीं, पर अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे उन राक्षसों का भरोसा नहीं है। वे लोग मुझे खा थोड़े ही जाएंगे, और अगर अपमान होना ही है तो मेरा होने दीजिए। आपको मैं बीच में घसीटना नहीं चाहती। चिर परिचित रास्तों से गुजरता हुआ रिक्शा मंजिल की ओर बढ़ रहा था और मैं शांत भाव से बैठी हुई थी। मन में जरा भी उलझन या सुगबुगाहट नहीं थी। रिक्शा रुकते ही मैं सहज भाव से उतर पड़ी। सूटकेस वहीं पड़ा रहने दिया। घंटी बजाने के लिए कोई 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। सामने अर्चना खड़ी थी। मुझे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। श्वेता के पापा हैं? मैंने पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। करीब करीब मुझे ठेलकर वह बाहर निकल गई। उस सजे धजे ड्राइंग रूम में कुछ समय तक मैं अकेली ही रह गई। कौन है अर्चू? कहते हुए मनोज भीतर से बरामद हुए और मुझे देखकर ऐसे चौंके जैसे कि भूत देख लिया हो। उनके हाथ की प्याली गिरते गिरते बची।
मुझसे आंख चुराने के लिए वे बाहर देखने लगे और उनकी नज़र सामने खड़े ऑटो रिक्शा पर अटक गई। ये रिक्शा मेरे साथ आई है, मेरा सामान है उसमें, तुम कहोगे तो अंदर ले आऊंगी, वरना उल्टे पैरों लौट जाऊंगी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे पत्थर के से होकर रह गए। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। वे एकदम चौंके और एक सांस में कप खाली कर गए। अब वे फिर से विस्फारित नेत्रों से कुछ देख रहे थे। और लोग कहाँ हैं? अम्मा श्वेता को लेकर पार्क में गई हैं। समझदार है, भरसक प्राइवेसी दे देती हैं ना। वे फिर जड़ हो गए थे। सुनो, इतना मनहूस चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। उनके चेहरे का कसाव एकदम ढीला पड़ गया। मेरी कुछ चीजें यहाँ छूट गई हैं, ला दोगे तो मेहरबानी होगी। वैसे भी वे तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कौन सी? मैंने लिस्ट पकड़ा दी और सोफे पर निढाल होकर लेट गई। मन तो हुआ था कि उनके पीछे पीछे चली जाऊं और अपने सपनों के संसार को आखिरी बार नजर भरकर देख लूं, पर हिम्मत न पड़ी। इस मोहपाश को छुड़ाने में इतने दिन लग गए। फिर एक बार देखूंगी तो पता नहीं कितनी रातों की नींद गायब हो जाएगी। बड़ी देर बाद मनोज सामान लेकर लौटे। सामान क्या था? एक तानपुरा, कुछ गाने की कॉपियां और कुछ इनाम के कप और मेडल। उन्हें समेटते हुए मैंने कहा, एक और चीज यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। कौन सी? श्वेता। उसका ध्यान रखना। अब से माँ बाप दोनों की भूमिका तुम्हें ही निभानी है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। है, तभी तो कह रही हूँ। मनोज, जिन बच्चों की माँ नहीं होती, पिता की परिकल्पना वे आदर्श पुरुष के रूप में करते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे श्वेता के मन में बसी तुम्हारी प्रतिमा खंडित हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वे गुर्राए। यही कि तुम अर्चना से ब्याह कर लो। उनका चेहरा फक हो गया। सच कह रही हूँ मनोज, तुम उससे विधिवत पत्नी बनाकर घर ले आओ। मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। एक बात और, जब भी लगे कि श्वेता तुम्हारी नई गृहस्थी में बाधा बन रही है, उसे निसंकोच मेरे पास छोड़ आना। उसकी माँ हूं मैं, उसकी अवहेलना नहीं करूंगी। तब तक बस यही करना कि मेरे लिए जो जहर उसके मन में बोया है, उसे और पनपने मत देना। उसके बाद मैंने किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और अपना ताम झाम समेटकर बाहर चली आई। मेरा रिक्शा और भैया का स्कूटर साथ साथ ही बगीचे में आकर रुके। भैया आप? मेरा मन नहीं माना कनू, तुम्हारे पीछे पीछे ही चला गया था वहां, और तुम्हारे साथ ही वहां से वापस हो लिया था। तब तो आप सब कुछ देख सुनकर आ रहे हैं। भैया ने सिर झुका लिया। मैं आपकी ममता को समझती हूँ भैया, पर इस समय मुझ पर एक उपकार कीजिए। मुझे घर चलने के लिए मत कहिए। मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। जिन लोगों को सचमुच मेरी जरूरत है, मुझे कुछ दिन उन लोगों के लिए जीने दीजिए। और फिर मैं दनदनाती हुई जिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। नया किराएदार आ गया है जिया, कमरा खाली हुआ कि नहीं? जिया कुछ देर मुझे और मेरे सामान को देखती रही, फिर अपने दोनों हाथों से पसार कर बोली, ना इते तुम्हारे ठोर नैया, तुम अपने घर जाओ बिन्नो। और अपने घर में कोई घुसने न दे तो देहरी पकड़ के बैठ जाइयो, पावन पे लौट जाइयो, माफी मांग लियो, कबहू तो पसीजेंगे। और तब तक क्या सड़क पर खड़ी रहूं या भाई के घर की रोटियां तोड़ती रहूं? जिया से कोई उत्तर देते न बना। तुम्हारे घर में जगह ना हो तो मना कर दो जिया, पर अपने अनकिए अपराधों के लिए बार बार माफी मांगने के लिए मत कहो। और सच तो यह है जिया कि सामने हिमालय की सी ऊंची ऊंचाई हो तो झुकने में भी आनंद आता है, पर बौने लोगों के सामने घुटने टेकना तो अपने को और भी छोटा बनाना है। जिया पता नहीं मेरी बात समझी भी कि नहीं, पर दरवाजे पर पड़ा हुआ मेरा तानपुरा उठाकर
उन्होंने एहतियात के साथ दीवार से टिका दिया।